नमस्कार। वन दरोगा मुख्य परीक्षा में दिए गए सिलेबस के अनुसार आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 चैप्टर हम कवर करा चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हों तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज जो चैप्टर 5वां है वो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन है, इसी में हम लोग देखेंगे। इसके लास्ट में इसे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वह विकल्पी के रूप में वो प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो देखना जरूरी है। देखना है इसमें पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 10 किलोमीटर तक का अधिसूचित पारिस्थितिकी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। नवीनतम अधिसूचना में पार्क के इको सेंसिटिव जोन को घटाकर 169 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। अब देखते हैं इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र हैं। इको सेंसिटिव जोन में होने वाली गतिविधियां 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भी नियमित होती है और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है। सामान्य सिद्धांतों के अनुसार इको सेंसिटिव जोन का विस्तार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक के दायरे में हो सकता है, लेकिन संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास इको सेंसिटिव जोन के लिए घोषित दिशा निर्देशों के तहत निषिद्ध उद्योगों को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है। कुछ गतिविधियों जैसे कि पेड़ गिराना, भूजल दोहन, होटल और रिसॉर्ट्स की स्थापना सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग आदि को इन क्षेत्रों में नियंत्रित किया जाता है। मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों की निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। बनेरघट्टा नेशनल पार्क इको सेंसिटिव जोन, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। बेंगलुरु कर्नाटक के पास बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1970 में की गई थी और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 2002 में उद्यान का एक हिस्सा जैविक रिजर्व बन गया जिसे बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क के 268.96 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। अब देखते हैं पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र का उद्देश्य। इसमें पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित करना तथा संभावित जोखिम को कम करना है। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों,
राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभयारण्यों के चारों ओर के क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इन क्षेत्रों को घोषित करने का उद्देश्य एक प्रकार के आघात और शोषक की भूमिका का निर्माण करना है, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों को नियमित करने और उनके मध्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करने में आसानी हो। ये क्षेत्र उच्च संरक्षित क्षेत्रों से निम्न संरक्षित क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र का निर्माण भी करते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। इसमें सरकार ने 1600 किलोमीटर लंबे पश्चिमी घाट में लगभग 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। ये अधिसूचित क्षेत्र 6 राज्यों में विस्तृत है, साथ ही यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में सम्मिलित है तथा विश्व में जैव विविधता के 8 हॉट स्पॉटों में भी शामिल है। माधव गाडगिल पैनल में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सरकार ने माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया, जिसका कार्य पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों का वर्गीकरण करना था। इस वर्गीकरण को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। समिति ने 142 तालुकाओं को ESZ 1, 2 और 3 के रूप में वर्गीकृत किया। गोवा में अवस्थित ESZ 1 और 2 में खनन कार्यों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पर रोक लगा दी। ESZ 1 क्षेत्र में बृहद बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी गई। ESZ 1 और 2 में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों जैसे कोयला आधारित विद्युत संयंत्र आदि की स्थापना नहीं की जा सकती। समिति ने ESZ के विकास के लिए ग्राम सभाओं की सहमति को महत्वपूर्ण माना। पश्चिमी घाट पर पारिस्थितिकी प्राधिकरण का निर्माण किया जाए और उसे जलवायु संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकार दिए जाए। गाडगिल समिति ने पश्चिम घाट के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं, तथापि यह वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करने में असफल रही है। इसी कारण के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक नए पैनल का गठन किया गया, जिसे पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन बनाया जा सके। कस्तूरी रंगन समिति ने पश्चिमी घाट के केवल 37% क्षेत्र की ESZ घोषित करने की सिफारिश की है। अब देखते हैं जितना हम लोग अभी पढ़े हैं थ्योरी, उस पे आधारित बहुविकल्पी क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कहें कि ये प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो इसका पहला जो है उसको देखते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया तो बेनेट द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो बल क्या होता है? सौर ऊर्जा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निकेत को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कौन कौन से कारक हैं? तो सभी हैं, प्रजाति का भोज, दैनिक समय की अवधि, संख्या का घनत्व, यानी उक्त सभी सही होंगे। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? तो देखते हैं कथन कौन कौन से हैं। इनमें पहला है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है, तो ये कथन क्या होगा? गलत होगा। दूसरा है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, तो ये भी क्या है? गलत है। तो इस तरह से न पहला सही है न दूसरा सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन में हम देख रहे हैं जो डी वाला है वही क्या होगा? सही होगा। न तो पहला है और न दूसरा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो कौन सा होता है? वो है सौरिक विकिरण।
यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो वो है आपका सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एग्जाम में पूछता जरूर है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये चिपको आंदोलन का नारा है, एग्जाम में पूछता है ये, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो वो है सांप का। ठीक है, वो जीव कौन सा है? सांप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो ये आपका है, यह एक बंद तंत्र होता है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील घोषित किए जाते हैं? तो आपका ये 1986 के अधिनियम सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की दशा में कितने किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है? तो ये आप लोग सही मानेंगे, 10 किलोमीटर वाले को, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करता है? तो ये आपका संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की समस्या है? तो इसमें वनाग्नि, वनोन्मूलन, झूम कृषि, उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी अनुक्रम परिवर्तन अथवा अनुक्रमण पैदा करने वाले बल के आधार पर किस प्रकार का होता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए और बी दोनों होगा, स्वजनक अपजनक अनुक्रम, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते कौन सा है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकारी अवस्था को कहा जाता है? तो सेरे कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से इस चैप्टर के छोटे से चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, थ्योरी भी, और इस पे आधारित जो बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में जो पूछेगा वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये सारी क्वेश्चन अच्छे या पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।